दोस्तों नमस्कार। आज हम राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित पहला पार्ट पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको इस वीडियो में 20 क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन 20 प्रश्नों से कम 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो परीक्षा में आने लायक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन उठा लिए और मैं आपको टिक लगा लगा के बता दूंगा, नहीं। अपना टारगेट यह है कि जब तक किसी भी प्रश्न का कंसेप्ट नहीं क्लियर होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आप विश्वास कीजिए और वीडियो के लास्ट तक आप जुड़े रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 50 ऐसे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं बीच में ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो आज हम राजस्थान की राज व्यवस्था का पहला टॉपिक शुरू करते हैं, पहला भाग शुरू करते हैं। अपने चैनल का नाम सबको ध्यान है, टॉपर्स एजू हब। और अब हम शुरू करते हैं आज की सीरीज। दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपको ध्यान है तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर या अपने टॉपर्स एजू हब चैनल के ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो नाम से एक प्ले लिस्ट बना रखी है, ट्रिक्स की दुनिया। वहां मैंने बता भी रखा है। आपका प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों, जब हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान में हमारे संविधान का जो मुख्य भाग है, ध्यान दीजिए, हमारे संविधान का जो मुख्य भाग है वो तो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट 1935 से लिया गया है। ज्यादातर भाग इसी एक्ट से है, लेकिन कुछ बातें हमने दूसरे देशों से भी ग्रहण करी है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो आपको पता है कहां से लिया गया है? कनाडा से। और इसके लिए आपको ध्यान है तो मैंने ट्रिक्स भी बता रखा है। क्या बता रखा है? रानी की कान में 35 ऑफिस। देखो, राज्यपाल का जो पद है, ध्यान दीजिए, राज्यपाल का जो पद है या जो राज्यपाल का कार्यालय है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यह ध्यान रखने वाली बात है। ऑफिस ऑफ गवर्नर कहां से लिया गया है? 1935 के एक्ट से। लेकिन नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। और मैं यहीं पे एक चीज आपको और बता देता हूं, 3 महत्वपूर्ण पद होते हैं संवैधानिक दृष्टि से, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। हमारे देश में उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद ध्यान रखना अमेरिका से लिया गया है। ये एक याद रखने वाली चीज है। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक प्रश्न देखा उसको हम क्लियर करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। हमारा टारगेट है 1% से 4-5 क्वेश्चन आप क्लियर करें, ताकि एक तो बेसिक चीजें क्लियर हो जाए। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, वो ध्यान रखना कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। क्लियर? मेरा टारगेट यह है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करवा के अपन आगे बढ़े। चलो, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। और राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित हमारे संविधान में जो अनुच्छेद है वो ध्यान रखना 153 है, 153। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो हमारे संविधान में प्रावधान है, अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 153। चलिए, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया।
अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखें। हाँ, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, देखो प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, ये जो प्रथम प्रथम वाले हैं ना, ये कई बार परीक्षाओं में आते हैं। तो राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल है वो कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। ध्यान दीजिए, एक यहां ऑप्शन दे रखा है सवाई मान सिंह, ये राजस्थान के चाहे प्रथम मान लो, अंतिम मान लो, चाहे एकमात्र मान लो, ये क्या थे? राज प्रमुख थे। आपको मैं बता देता हूं कि जब अपना देश आजाद हुआ था तो राजस्थान आपको पता है किस श्रेणी का राज्य था? जब अपना देश आजाद हुआ था राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, या मैं बोल सकता हूं रियासती श्रेणी का राज्य था। और अपने राज्य के अंदर उस टाइम राज्यपाल शब्द का, अपने राज्य यानी राजस्थान में राज्यपाल नहीं था उस टाइम पद। राज्यपाल का जो पद आया था वो बाद में आया था। राज्यपाल का पद अपने राजस्थान के अंदर 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में आया था। उससे पहले अपने क्या थे? उससे पहले आपको पता है, उससे पहले अपने क्या थे? राज प्रमुख थे। कौन है? सवाई मान सिंह। हां, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। बाकी ये बलिराम भक्त है, संपूर्णानंद है, ये सब राज्यपाल रहे थे, लेकिन प्रथम जो राज्यपाल थे वो कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। और राज्यपाल के बारे में मैंने आपको एक चीज और बता दी है, जब अपना देश आजाद हुआ था 1947 में, या जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, उस टाइम तक राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, राजस्थान रियासती श्रेणी का राज्य था, और यहां होते थे राज प्रमुख। और वो राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह। लेकिन बाद में राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने? गुरुमुख निहाल सिंह। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखें। हां, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार या राज्यपाल का वर्णन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए, हम जो राज्य राज्य करते हैं कि हमारा राज्य राजस्थान है, राज्य उत्तर प्रदेश है, राज्य मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये जो राज्य शब्द बोलते हैं ना, संविधान में इनको राज्य शब्द नहीं लिखा गया है। संविधान में राज्य शब्द का अर्थ अलग है। मैं आपको एक चीज क्लियर करवा देता हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12, 36 और 152, 12, 36 और 152, इन 3 अनुच्छेदों के अंदर राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। और राज्य क्या होता है? संवैधानिक दृष्टि से राज्य क्या होता है? राज्य का मतलब होता है भारत सरकार, राज्य सरकार, या उनके जो अधीनस्थ मंत्री वगैरह आते हैं। इसके अलावा सरकारी कंपनियां, वो भी राज्य के अंतर्गत आती है। तो राजनीतिक दृष्टि से याद रखना, हमारा देश यानी भारत सरकार भी क्या है? एक राज्य है। तो राज्य की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 12, 36 और 152 में ली गई है। हां, हमारा क्वेश्चन है किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख है? तो आपको पता है हमारे संविधान के टोटल भाग कितने? 22 भाग है। और संविधान का जो छठा भाग है, संविधान का जो छठा भाग है, छठे भाग में राज्य सरकार के बारे में उल्लेख है। राज्य सरकार का मतलब देखो, वहां राज्यपाल भी आ जाएगा, मंत्री परिषद भी आ जाएगी, कार्यपालिका भी आ जाएगी, विधायिका भी आ जाएगी, राज्य का उच्च न्यायालय भी आ जाएगा, जिला न्यायालय भी आ जाएगा। यानी मैं आपको बता देता हूं कि संविधान का ये जो भाग 6 है ना, इस भाग 6 के अंदर, संविधान के भाग 6 के अंदर अनुच्छेद, आप ये कह सकते हो राज्य सरकार जो शब्द है ना, इसके अंदर अनुच्छेद 152 से लगाकर
अनुच्छेद 237 तक है, अनुच्छेद 152 से 237, जिसमें कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है, उच्च न्यायालय भी है, जिला न्यायालय भी है। ये सब क्या है? ये राज्य के भाग है। तो अपना क्वेश्चन है किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख है? तो कौन सा भाग हो जाएगा? संविधान का भाग 6। और याद रखना, संविधान के भाग 6 में कहां से कहां तक अनुच्छेद है? 152 से 237। और 152 देखो, मैंने अभी आपको यहां बताया है। 152 का मतलब क्या है? 152 में राज्य की परिभाषा लिखी हुई है। तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 152, इन 3 अनुच्छेदों के अंदर राज्य की परिभाषा लिखी हुई है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ चलिए, तो राज्य के अंदर मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा अनुच्छेद, 12, 36, 152। राज्य में क्या क्या आता है? राज्य के अंदर देखिए, एक तो आता है आपके राज्य सरकार जो है, अनुच्छेद 152 से कहां तक बताई मैंने आपको अभी? 237, जिसमें देखो 153 से लेकर, अब आपको याद होना चाहिए 152 में क्या है? 52 में तो राज्य की परिभाषा है। 153 से लेकर 167 तक कार्यपालिका है, जिसमें आपको याद होना चाहिए, मैंने अभी 153 बताया है। 153 में क्या है? 153 में राज्यपाल का पद है। क्या लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 153 में? कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। यानी 153 में राज्यपाल के पद का वर्णन है और 167 तक कार्यपालिका है, 168 से 213 तक विधायिका है या विधानमंडल कह दो चाहे। और उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 214 से संविधान के अनुच्छेद 231 तक उच्च न्यायालय है। और अनुच्छेद 232 से लगाकर अनुच्छेद 237 तक, अनुच्छेद 232 से लगाकर अनुच्छेद 237 तक क्या है? 37 तक आपके जिला एवं सत्र न्यायालय है। तो ये आप राज्य के बारे में पूरा भाग 6 के मैंने टोटल आपको अनुच्छेद बता दिए, 152 से लगाकर 237 तक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है? मैंने आपको देखो एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। क्या? मैंने शॉर्ट ट्रिक ये बता रखी है कि ये जो शब्द है ना, शपथ, जो संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, केंद्र के मंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों में मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, इसके अलावा और कई संवैधानिक पद हैं। उन सभी संवैधानिक पदों को जो शपथ दिलाई जाती है, वो संविधान में एक अनुसूची है। कौन सी अनुसूची? तीसरी अनुसूची। आपको पता है संविधान में टोटल कितनी अनुसूची है? संविधान में टोटल अनुसूचियां हैं 12। उनमें से जो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का प्रारूप है। जैसे मान लो अपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री जितने भी शपथ लेते हैं ना, तीसरी अनुसूची में जो प्रारूप है उसके अनुसार शपथ लेते हैं। और आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री और केंद्र के मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्री, ये 2 टाइप की शपथ लेते हैं। कौन कौन सी? एक तो लेते हैं पद की शपथ और एक लेते हैं गोपनीयता की शपथ। पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। लेकिन 3 ऐसे महत्वपूर्ण पद है। कौन कौन से? एक तो है पद राज्यपाल, राज्यपाल। एक पद है उपराष्ट्रपति और एक है राष्ट्रपति। इसलिए मैंने एक ट्रिक आपको बता रखा है। एक ट्रिक होता है, राज्यपाल से ऊपर राष्ट्रपति होता है। ऊपर का मतलब उपराष्ट्रपति। राज्यपाल से ऊपर राष्ट्रपति होता है। ये 3 स्टेप बता दिए मैंने। राज्यपाल,
ऊपर का मतलब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। ये तीन ऐसे पद है, इनकी शपथ इस संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार नहीं होती। तो भाई किसके अनुसार होती है? इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, इनकी शपथ का जो प्रारूप है, किनकी शपथ का? राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, इनकी शपथ का जो प्रारूप है वो हमारे संविधान के अनुच्छेदों में ही है। जैसे राज्यपाल की शपथ का जो प्रारूप है वो ध्यान रखना संविधान के अनुच्छेद 159 में है। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 69 में है और राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप संविधान के अंदर अनुच्छेद 60 में है। तो यहां अपना क्वेश्चन है, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप किस में है? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 159। कोई दिक्कत आ रही है प्रश्नों के अंदर? यदि ये जो मैं तरीका बता रहा हूं, इसी प्रकार का तरीका अपन आगे या अगले वीडियो में रखते हैं, आपको पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि तरीका अपने को कुछ चेंज करना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि अपन पढ़ाने का और तरीका आपकी अकॉर्डिंग चेंज कर सके। तो ये अपना क्लियर हो गया चौथा क्वेश्चन। चलिए अपन आगे प्रश्न पढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए मैं छोटे छोटे आपको प्रश्न बोल देता हूं और यहां से देख के टिक लगा देता हूं, वो तो आप खुद ही पढ़ लेंगे। लेकिन वर्तमान में इन 4-5 सालों में स्थिति यह हो गई है कि राजनीति विज्ञान से लड़कों को डर लगने लग गया। क्यों? कि पेपर में पॉलिटी के कई ऐसे प्रश्न आते हैं, एक ही प्रश्न में पूरा पेज भर जाता है। इसलिए उन प्रश्नों को हल करने के लिए जरूरत क्या है? इन प्रश्नों को हल करने के लिए बेसिक कंसेप्ट जरूरी है। और आपको पता होगा, जैसे साइंस में कई सब्जेक्ट, फिजिक्स से लोग डरते हैं, ज्यादातर लड़के इंग्लिश से डरते हैं, और वो क्या होता है इंग्लिश के पेपर में कि भाई इस प्रश्न में इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आएंगे, लड़के उसको अवॉइड कर देते हैं। यह हालत आजकल राजनीति विज्ञान में हो गई है। राजनीति विज्ञान को लड़के छोड़ने लगे हैं। इसीलिए देखो वही लड़के सक्सेस होते हैं जो पॉलिटी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। क्यों? कि दूसरों से आगे निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वो करना पड़ेगा जो दूसरे करते हैं, वो तो करना ही है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। इसलिए आप पॉलिटी को बड़े ध्यान से पढ़िए ताकि आप दूसरों से आगे निकल सकें। हमारा क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 161 में समाधान की शक्ति में सजा की अवधि को बदलना, यह प्रश्न समझना भाई। देखिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पर समाधान की शक्ति। समाधान की शक्ति एक तो होती है राष्ट्रपति को और एक होती है राज्यपाल को। देखो हम केंद्र सरकार पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति पढ़ लेंगे, अभी हम राजस्थान की राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, राज्य सरकार पढ़ रहे हैं, तो हम यहां क्या पढ़ लेंगे? राज्यपाल। ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 के अंदर राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अंदर राज्यपाल को समाधान की शक्ति है। समाधान की जो शक्ति है, उस शक्ति के लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। देखिए जो समाधान की शक्ति है उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। जैसे आईपीएल होता है, आईपीएल, वैसे ही मैं आपको एक शब्द बोलता हूं केपीएल। याद रह जाएगा? आईपीएल सबको याद है ना, तो केपीएल याद कर लियो। आईपीएल यदि आपको याद है तो केपीएल याद कर लो। केपीएल राम बन गया। अपना ट्रिक क्या है? केपीएल राम बन गया। समाधान की शक्ति में 5 शक्तियां होती है। के का मतलब होता है क्षमा, पी का मतलब है परिहार, क्षमा, परिहार।
एल का मतलब होता है लघुकरण, समा परिहार लघुकरण। राम, राम का मतलब है विराम, और बन इसका मतलब है प्रविलंबन, प्रविलंबन। तो समाधान की शक्ति में दोस्तों 5 शक्तियां आ गई। कौन कौन सी? समा परिहार लघुकरण, विराम और प्रविलंबन। आपको याद है तो ऐसे याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो KPL राम बन गया। देखो के का मतलब समा, पी का मतलब परिहार, एल का मतलब लघुकरण, राम का मतलब विराम, और बन, बन देखो ये रहा बन, बन का मतलब है प्रविलंबन। ये मैंने ट्रिक भी एक तरीके से सेट किया, देखो कैसे। समा, समा का मतलब होता है कोई सज्जा होती है, उस सज्जा को पूर्णतः माफ करना, सज्जा को पूर्णतः माफ करना। और मैं यहां एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो ध्यान दीजिए फांसी की जो सजा होती है उस सजा को भी पूर्णतः माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल फांसी की सजा को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या होता है? पूर्णतः माफ करने की जो शक्ति है उसको क्या बोलते हैं? क्षमा। पूर्णतः माफ करना मतलब पूरी माफ कर देना। 2 ऑप्शन है, एक तो पूरी माफ करना, एक कुछ माफ करना। पूरी माफ करना और कुछ माफ करना। परिहार, परिहार का मतलब होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए सजा को माफ करना। मतलब मैं कह सकता हूं सजा की अवधि को बदलना, सजा की अवधि को बदलना। अवधि को बदलने का मतलब है 10 साल की सजा को कितने साल कर दिया? 5 साल। बताओ अवधि बदल गई कि नहीं बदल गई? यहां तो पूरी बदल गई और यहां कुछ बदल गई। लघुकरण, इसका मतलब होता है सजा की प्रकृति को बदलना, प्रकृति को बदलना। प्रकृति को बदलने का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए फांसी की सजा थी, उसको आजीवन कारावास में बदल दिया, तो यह क्या हुआ? सजा की प्रकृति को बदल दिया। विराम, विराम, विराम देखो वी का मतलब होता है विशेष परिस्थिति। वी का मतलब होता है यहां विशेष परिस्थिति में क्या करना? विशेष परिस्थिति को देखकर ये जो 2 ऑप्शन थे ना, इन दोनों ही ऑप्शनों को बदल देना। मतलब सजा के अवधि को भी बदलना और सजा की प्रकृति को भी बदलना, उसको क्या बोलते हैं? विराम। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, गर्भवती है, उसको सजा दी गई है न्यायालय के द्वारा, लेकिन तो गर्भवती है, गर्भवती महिला को सजा दी नहीं जा सकती है, विशेष परिस्थिति है। इस स्थिति में विराम की स्थिति का प्रयोग किया जा सकता है। क्या? प्रकृति को भी बदला जा सकता है और अवधि को भी कम किया जा सकता है। हो गए 4। प्रविलंबन, प्रविलंबन का सीधा सा अर्थ होता है कुछ समय के लिए सजा को टालने की स्थिति, कुछ समय के लिए सजा को टाल देना। प्रकृति बदलना नहीं, कुछ समय के लिए सजा को टाल देना। तो यह समाधान की शक्ति है। आपको ध्यान हो गया होगा। देखो मैंने ट्रिक क्या बताया? KPL राम बन गया। नोट कर लीजिए इसको, KPL राम बन गया या कपिल राम बन गया, ऐसे याद कर लियो चाहे। तो यहां मैंने आपको समाधान की शक्ति बताई है। यहां प्रश्न क्या आया है? सजा की अवधि को बदलना। अब आप चेक करिए अपने ट्रिक में क्या है। देखो इसमें तो पूर्णतः माफ हो गया, इसमें देखो अवधि को बदलना, परिहार और लघुकरण, लघु में प्रकृति को बदलना। देखो मैं आपको एक, इन दोनों शब्दों में बड़ा कंफ्यूज रहता है। ये जो 2 शब्द है ना, कौन कौन से? एक शब्द तो है परिहार, एक शब्द है लघुकरण। इसलिए भाई मैंने तो दिमाग में एक ट्रिक अपना रखा है। क्या? जब मैं समय से हारा या मैं अवधि से हारा, लघु प्रकृति, लघु कृति लिखी। जब मैं समय से हारा, समय के 2
चाहे अवधि कह दो, समय से हारा। तो मैंने क्या किया, मैंने लघु कृति लिखी। लघु कृति, कृति का मतलब आप जानते हो रचना होता है। तो देखो समय हारा, हारा है ना विराम, नहीं परिहार, परिहार तो है समय को बदलना, अवधि को बदलना। और लघुकरण क्या है, प्रकृति को, कृति यानी क्या होता है, प्रकृति। और इन दोनों को यदि मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, विराम। तो यहां अपना प्रश्न था अवसज्जा की, हमारा क्वेश्चन था सज्जा की अवधि को बदलना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिहार। और अनुच्छेद दोनों याद रखना, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत है और राज्यपाल को समाधान की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें, हां बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, यह अपना क्वेश्चन है। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। देखो राजस्थान में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहले तो आपको क्लियर करवा देता हूं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। राष्ट्रपति शासन के लिए अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, चार जोड़ते जाओ। 352 में तो राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 4 जोड़ दिया तो राज्य में राष्ट्रपति शासन है, और 360 4 जोड़ दिया तो क्या आएगा, उसमें वित्तीय आपातकाल होता है। अनुच्छेद 352, 356, 360। हां तो यहां बात हो रही है राजस्थान में, तो राष्ट्रपति शासन चाहे किसी भी राज्य में लगता है, किस अनुच्छेद के तहत लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत। और राजस्थान में कितनी बार लग चुका है, 4 बार। याद रखना भाई, कब कब रहे, सीधा याद कर लो, 1967, 1977, 1980 और 1992। याद रह जाएगा सही, आसान से क्वेश्चन है। 67, 77, 80 और 92। अब तक राजस्थान में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चलो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, हमने क्लियर कर लिया। लेकिन आजकल जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो थोड़े से अलग टाइप के आते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किन के टाइम में लगा, पहला राष्ट्रपति लगा, उस राष्ट्रपति शासन लगा उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे। तो ये प्रश्न आपको ध्यान में होने जरूरी है। और ये देखो रटने से नहीं रटेंगे, इसलिए मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक है छोटा सा। 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 बार। ये 4 बार इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं। जैसे जब 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन कौन थे, एक क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कौन कौन थे। तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, मोहन में जोश बेरू ने भरा। मोहन, मोहन जानते हो, अरे मोहनलाल जी सुकाड़िया, जो राजस्थान के अब तक सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहते, 17 वर्षों से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहते, मोहनलाल जी सुकाड़िया। तो मोहनलाल जी में जोश किसने भरा, बेरू ने भरा। तो यहां देखो, मोहन का मतलब है मोहनलाल सुखाड़िया, जोश, जोश का मतलब है जोशी, प्रसिद्ध है भाई, कौन, हरिदेव जोशी। बेरू, बेरू सिंह जी शेखावत। और भरा, भरा का मतलब भी बेरू सिंह जी शेखावत। इसका मतलब तीसरा और चौथी बार जो अपने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस टाइम में राजस्थान के सीएम कौन हुआ करते थे, बेरू सिंह जी शेखावत। तो पहले में मोहनलाल जी सुकाड़िया, दूसरे में हरदेव जी जोशी, तीसरे में और चौथे में कौन हो गया, बेरू सिंह जी शेखावत। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मोहन में जोश बेरू ने भरा, ये एक छोटा सा ट्रिक हो गया और अपना राष्ट्रपति शासन पूरा क्लियर हो गया। चलिए जब 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, याद हो गया होगा कब कब लगा था,
67, 77, 80, 92। क्लियर? तो उस टाइम राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? यह प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी उस टाइम राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। इसका एक ट्रिक है, संपूर्ण त्याग करने से तिलक को चैन मिला। चैन का मतलब क्या होता है रे? आराम। देखो, संपूर्ण त्याग करने से तिलक को चैन मिला। अब आपको पता है चैन यानी आराम। व्यक्ति को आराम कब मिलता है? जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको असली आराम कब मिलेगा? जब वास्तव में आप सरकारी सर्विस से लग जाओगे। सरकारी सर्विस जब आप लग जाओगे, आपके जॉब की सिक्योरिटी हो जाएगी, तब असली में आपको आराम मिल जाएगा। तो लेकिन उसके लिए शर्त है, क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। जब तक आप शिक्षा के प्रति, पढ़ाई के प्रति त्याग नहीं करोगे, तब तक आप चैन से नहीं रह पाओगे और आगे का जीवन भी चैन से नहीं गुजरेगा, यह निश्चित है। तो संपूर्ण त्याग करने से तिलक को चैन मिला। संपूर्ण, संपूर्णानंद, त्याग, त्यागी जी, तिलक, तिलक कौन से? रघुकुल तिलक। और चैन, चैन का मतलब है एम चेन्ना रेड्डी। तो ये जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, तो ये आपके देखो क्या हो गए? राज्यपाल। दोनों क्लियर हो गए? अरे वैसे अपने को पता है, देखो मुख्यमंत्री हमें याद रहते हैं, मोहनलाल सुखाड़ी। ये गड़बड़ होती है, सबसे ज्यादा किसके बार लगा, दूसरा किसके समय लगा, तो हमने याद कर लिया मोहन में जोश भेरू ने भरा। और राज्यपाल के लिए मैंने आपको बता दिया, संपूर्ण त्याग करने से तिलक को क्या मिला? चैन मिला। अब बात आई भाई, उस टाइम राष्ट्रपति कौन कौन थे? राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है ना, तो राष्ट्रपति कौन कौन थे? चलिए, राष्ट्रपति के लिए अपना ट्रिक क्या है? राष्ट्रपति के लिए अपना ट्रिक है कि राधा की बीड़ी में नीली नीली शक्कर है। नीली नीली शक्कर, राधा की बीड़ी में नीली नीली शक्कर। अच्छा है, ट्रिक याद रहने वाला है। देखो याद रह जाएगा, हमें इतना याद रहता है कौन थे, किसके टाइम में। अबे हमें पूछ लिया जाए कि डॉक्टर राधाकृष्णन, हमें पता है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में ये राष्ट्रपति बने थे। तो राधा का मतलब है डॉक्टर राधाकृष्णन। बीड़ी, बीड़ी जानते हो? बीड़ी में नीली नीली शक्कर, तो बीड़ी का मतलब है बीड़ी जत्ती। नीली नीली, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे, लेकिन पहले इंदिरा गांधी से इनका क्या हुआ था? विवाद भी हुआ था। अपन कभी आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। और शक्कर है, शक्कर का मतलब है शंकर दयाल। तो राजस्थान में जब राष्ट्रपति शासन लगा था, पहले में डॉक्टर राधाकृष्णन थे, दूसरे में बीडी जत्ती थे, तीसरे में नीलम संजीव रेड्डी थे, और चौथे में कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये राजस्थान के क्या थे? उस टाइम देश के क्या थे? राष्ट्रपति। तो मैंने आपको राष्ट्रपति शासन में तीनों क्लियर करवा दी। मतलब इतना यदि अपन गहराई से पढ़ लेंगे ना, तो निश्चित है कि इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब घुमा के राष्ट्रपति शासन का क्वेश्चन आ जाता है, बीच में कहीं मुख्यमंत्री दे देता है, राज्यपाल दे देता है, राष्ट्रपति दे देता है, सन दे देता है, तो फिर हमारे दिक्कत हो जाती है। हम इतना रट लेते हैं 4 बार हुआ था, और बहुत सारे लोग इतना ही करवाते हैं। अगला कहता है 4 बार हुआ, उसने टिक लगाया, हमें आता है, हम सोचते हैं हाँ हम पॉलिटिक माहिर हो गए। ऐसे नहीं भाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विधानसभा की बैठक का स्थगन कौन करता है? अब आप अपने दिमाग में सोच लो भाई। मैंने पूछा स्थगन या निलंबन कौन करता है? बहुत गहरा क्वेश्चन है। देखो, विधानसभा कह दो, विधान मंडल कह दो, या विधान परिषद कह दो, तो विधानसभा की बैठक का स्थगन या निलंबन कौन करता है? तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, यहां 2 प्रकार के शब्द चलते हैं। एक तो होता है कोई भी जो सत्र होता है
उस सत्र को आहूत करना, सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना यानी समाप्त करना, या सत्र को विघटित करना। सत्र को विघटित करना, आहूत करना, सत्रावसान, आहूत का मतलब शुरू करना, आरंभ करना, सत्रावसान का मतलब समाप्त करना, और एक होता है विघटित करना, भंग करना। ये जो तीन काम है ना, कोई भी सत्र होता है, जो विधानसभा या विधान परिषद की जो बैठक होती है उनको सत्र बोलते हैं। तो इनकी बैठक को आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटित करना, यह काम होता है भाई राज्यपाल का। और सेम जो काम यहां राज्यपाल का है, यदि अपन केंद्र सरकार में देखेंगे तो वही काम किनका हो जाएगा? वो राष्ट्रपति का हो जाएगा। और यह राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुच्छेद के अनुसार यह काम करता है। संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और विघटित करता है। और 175 आपको याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल अभिभाषण करता है। हां, फिर बात है ये यहां स्थगन या निलंबन कौन करता है? स्थगन या निलंबन करता है दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष। ये देखो, स्थगन या निलंबन विधानसभा अध्यक्ष करता है अनुच्छेद 189। अनुच्छेद 189 के तहत विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है? स्थगन या निलंबन। देखो, स्थगन या निलंबन क्यों करता है? विधानसभा अध्यक्ष उस स्थिति में करता है जब विधानसभा में गणपूर्ति नहीं हो। गणपूर्ति आप जानते हो, गणपूर्ति का मतलब होता है कोई बैठक हो रही है और संविधान के अनुसार यदि कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उस बैठक में मौजूद नहीं है। संविधान में प्रावधान है गणपूर्ति के लिए या तो 1/10 सदस्य या न्यूनतम 10 सदस्य, दोनों का प्रावधान है, या न्यूनतम कितने सदस्य? 10 सदस्य। यदि नहीं होते हैं उपस्थित, उस टाइम जो सदन का अध्यक्ष होता है, वो सदन का अध्यक्ष क्या करता है? बैठक का स्थगन या निलंबन कर देता है। लेकिन सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटित करना, यह काम किसका होता है? राज्यपाल का। तो अपना यहां प्रश्न हो गया कि बैठक का स्थगन या निलंबन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। और सेम स्थिति यही अपन यदि लोकसभा की करते हैं तो वहां लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और वहां सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटित करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इजी बहुत है लेकिन हार्ड भी बहुत है, ये बता देता हूं मैं। देखने में बड़ा इजी है, आप गलत करोगे निश्चित रूप से, लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का बताऊंगा तरीका क्या होता है। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? अब आपको पता है राज्यपाल के बारे में मैंने बता दिया, संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है। तो आपको पता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और केंद्र सरकार की सलाह पर करते हैं। केंद्र सरकार की जो सलाह है उसके अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। लेकिन प्रश्न ये, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, एक्चुअली देखो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन संविधान में उल्लेख है इसका, संविधान में इसका उल्लेख है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन सुनना मेरी बात, क्यों? संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति महोदय की इच्छा होती है ना कि इन राज्यपाल महोदय को इतने टाइम तक रखना है भाई, तब तक ही वो रखते हैं। जब राष्ट्रपति महोदय के ये जज जाती है, राष्ट्रपति का मतलब आपको पता है, राष्ट्रपति क्या होते हैं? कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद है। तो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री ने यह चाह लिया कि भाई यहां से अब राज्यपाल को हटाना है, तो वो राष्ट्रपति जी को कहेंगे और राष्ट्रपति तुरंत उनका ऑर्डर निकाल देंगे 5 वर्ष से पहले भी। इसका मतलब देखो, यहां दोनों क्वेश्चन आ गए, 5 वर्ष और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, देखने में बड़ा इजी लगता है, हम सीधा 5 वर्ष का देते हैं, लेकिन यहां 5 वर्ष गलत है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और यदि यह शब्द नहीं दिया होता तो यहां कितना हो जाता? 5 वर्ष हो जाता। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। सेम ऐसे ही कई प्रश्न होते हैं जिनकी नियुक्तियां जो करता है, संविधान में उल्लेख है
कि उनके प्रसाद पर्यंत वो पद पर रहते हैं, यानी जब तक उनकी इच्छा है तब तक वो पद पर रहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। हाँ, यहां चलो अपने एक छोटा सा प्रश्न आ गया। अभी यहां हम देखो राज्यपाल की भी बात कर रहे हैं और यहां राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। पीछे राष्ट्रपति शासन आया था, उसमें भी हमने क्या किया था, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की चर्चा करी थी। तो यहां एक छोटा सा ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए राज्यपाल, राज्यपाल आपको पता है, राज्यपाल और राष्ट्रपति इन दोनों के जो अनुच्छेद है ना वो लगभग सेम है। सेम का मतलब अभी देखेंगे क्रम सेम चलेगा, हालांकि राष्ट्रपति का अनुच्छेद तो 52 से 60 है और भी है, लेकिन मेन अनुच्छेद जो इनकी शपथ क्या होती है, अर्हता क्या होती है, शर्त क्या होती है, ये। और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद है 153 से 159। इसका मतलब देखो यहां तो 153 से 159 हो गए और यहां हो गए 52 से 60। इसका मतलब इसमें 2 अनुच्छेद एक्स्ट्रा है भाई। राष्ट्रपति में 2 अनुच्छेद एक्स्ट्रा है, एक तो है अनुच्छेद 55 और एक अनुच्छेद 57। वो मैं आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 55 में क्या है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है भाई, निर्वाचन की रीति। और 57 में क्या है, 57 का मतलब है पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन। ये तो ये 55 और 57। चलिए तो ये अपन देखो याद करते हैं। एक छोटा सा मैं ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। हम भूल जाते हैं अनुच्छेद, लेकिन अब आप नहीं भूलोगे। हाँ, हमारा ट्रिक है, देखो मैं राज्यपाल के लिए पहले बता रहा हूं। एक चीज ध्यान रखना, मैं जगह जगह राज्यपाल की तुलना राष्ट्रपति से करा के ट्रिक बताऊंगा, मुख्यमंत्री की तुलना में प्रधानमंत्री से करा के ट्रिक बताऊंगा। तो आपको पता है राज्यपाल से ज्यादा शक्तिशाली कौन है, राष्ट्रपति, और मुख्यमंत्री से ज्यादा शक्तिशाली कौन है, प्रधानमंत्री। तो वहां आपको पता है 1-2 अनुच्छेद एक्स्ट्रा होने, तो यहां राज्यपाल से देखो 2 एक्स्ट्रा हो गए, ऐसे दिमाग में बिठा लो। हाँ, तो ये ट्रिक है। पक्का निकार, देखो ये कुछ शब्द तो आपको याद करने पड़ेंगे। पक्का निकार, पक्का निकार, पक्का निकार। अरे सर शपथ लो, अरे सर शपथ लो। देखो पे, यहां पक्का में पे का मतलब है राष्ट्रपति राज्यपाल का पद। अभी मैंने आपको बताया था पद संविधान के कौन से अनुच्छेद में पद है, अनुच्छेद 153 में। का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया था, कार्यपालिका का प्रमुख या कार्यपालिका की जो शक्ति होती है राज्य के अंदर, वो किस में होती है, राज्यपाल में। तो उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो गया, 154। नी का मतलब है नियुक्ति। देखो राज्यपाल नियुक्त होता है, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्त नहीं होता, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है ना वो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति में अभी जैसे नी आएगा, ये नी आएगा, इस नी का मतलब नियुक्ति नहीं है, इसका मतलब निर्वाचन है। हाँ, पक्का निकार, कार का मतलब है दोस्तों कार्यकाल, कार्यकाल कह दो चाहे अवधि कह दो। तो देखो अनुच्छेद 153 हो गया, 54 हो गया, अनुच्छेद 155 में इसकी नियुक्ति है, अनुच्छेद 156 में कार्यकाल है। अरे अब ये देखो सेम ही है, अरे सर शपथ लो, अरे सर शपथ लो। अरे का मतलब है अर्हता, अरे का मतलब है अर्हता, और सर का मतलब होता है शर्तें, और शपथ का मतलब होता है शपथ। तो शपथ वाला क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको पहले ही करवा दिया था, कौन सा था, वो था अनुच्छेद 159। और राष्ट्रपति के शपथ में कौन सा था, अनुच्छेद 60। ये मैंने आपको देखो पहले ही बता दिया था। तो देखो पक्का निकार, अरे सर शपथ लो। पे का मतलब पद, अनुच्छेद 153। का मतलब कार्यपालिका शक्ति 154। नी का मतलब है नियुक्ति 155। कार का मतलब है कार्यपालिका 156। अरे का मतलब अर्हता, अर्हता का मतलब 157। शर्त का मतलब है, नहीं सर का मतलब है शर्त 158, और शपथ का मतलब है शपथ 159। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का निकार,
अरे सर शपथ लो। देखो ये कुछ ट्रिक को आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन इतना यदि याद हो गया ना, आप कभी भी राज्यपाल और राष्ट्रपति के अनुच्छेद जो है ना, मेन इनमें गड़बड़ होती है, बाकी तो याद हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने राष्ट्रपति शासन बताया था, तो राष्ट्रपति शासन में क्या हुआ था, वहां तो राष्ट्रपति शासन के लिए 3 अनुच्छेद बताए थे मैंने, 352, 356, 360। समाधान की शक्ति बताई मैंने। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 और राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161। अब देखो यहां राष्ट्रपति के लिए क्या ट्रिक है, ये थोड़ा सा मैंने अभी बताया था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्यों कि राज्यपाल से राष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा होता है। तो मैंने याद कर लिया, पक्का नीरी कार पुन्ना, पक्का नीरी कार पुन्ना। अरे सर शपथ लो, पक्का नीरी कार पुन्ना। तो देखो पे का मतलब है राष्ट्रपति का पद, और पद किस में है, वो है अनुच्छेद 52 में। का वो सेम ही है, का मतलब है कार्यपालिका का प्रमुख, या देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह है अनुच्छेद 53। नी मैंने पहले ही बता दिया था, नी का मतलब है निर्वाचन। क्यों कि राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती, निर्वाचन होता है। तो अनुच्छेद 54। री का मतलब है निर्वाचन की रीति, अभी मैंने बताया था, देखो अनुच्छेद 55। और कार वही अब सेम ही आ गया, कार का मतलब हो गया कार्यकाल, ये हो जाएगा अनुच्छेद 56। पुन्ना का मतलब मैंने अभी बताया था आपका पुनः निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 57 में है। अरे का मतलब अर्हता, संविधान का अनुच्छेद 58। सर का मतलब शर्त, अनुच्छेद 59। और शपथ का मतलब शपथ, अनुच्छेद 60। पक्का नीरी कार पुन्ना, पक्का नीरी कार पुन्ना। अरे सर शपथ लो। और इसमें क्या था, पक्का निकार। अरे सर शपथ लो। यानी यहां देखो 2 अनुच्छेद ज्यादा है, क्योंकि राज्यपाल से राष्ट्रपति बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 57 2 एक्स्ट्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन देखें। हाँ, इस प्रश्न को आप एक बार पढ़ो, मैं उतने में पानी पी लेता हूं। इस प्रश्न को पढ़ो, आप देखें। हाँ, अपना क्वेश्चन है, देखो, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। अब देखो ये अनुच्छेद चलेंगे भाई, यहां मैंने आपको क्लियर करवा दिया। शर्त के लिए अनुच्छेद कौन सा है, 158। तो मैं यहां क्लियर करवा देता हूं। शर्त के लिए देखो अनुच्छेद कौन सा है, 158। हाँ, शर्तें क्या है, देखो, वह भारत का नागरिक हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य न हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो, यार आयु कितनी वर्ष हो गई हो, 35 वर्ष हो गई हो। तो प्रश्न है, देखो शर्तें यहां भारत का नागरिक होना चाहिए, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, चाहे संसद का हो, या मैं यहां यूं भी कह सकता हूं विधानमंडल हो, चाहे विधानमंडल हो। देखो मैं यहां शब्द यहां विधानमंडल बोल रहा हूं, असली में नाम विधानमंडल ही होता है। विधानमंडल के 2 भाग है, एक तो विधान परिषद उच्च सदन होता है, और निम्न सदन होता है विधानसभा। लेकिन राजस्थान में या ज्यादातर राज्यों में एक ही सदन होता है, विधानसभा, इसलिए अपन ज्यादातर विधानसभा ही बोलते हैं, बाकी असली नाम है विधानमंडल। तो न तो वो संसद का सदस्य होना चाहिए, और ना किसका होना चाहिए, विधानसभा का या विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। हाँ, आगे लाभ का पद धारण नहीं करता हो, कभी मैं अलग वीडियो में बताऊंगा लाभ का पद क्या होता है। कोई भी जो महत्वपूर्ण पद है वो लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो यहां देखो चारों शर्तें हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ये राज्यपाल के लिए शर्तें हैं। और शर्त के लिए मैंने आपको बताया था अनुच्छेद कौन सा है, अरे सर शपथ लो। तो अरे का मतलब 157 अर्हता, सर का मतलब होता है शर्त 158, और शपथ अनुच्छेद 159। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें अपन। हाँ, राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए कौन अधिकृत होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए, अरे
कानूनी निर्णय लेने के लिए तो आपको पता है राज्य में उच्च न्यायालय होता है, लेकिन सरकार को कौन सलाह देता है, उसके लिए राज्य में होता है महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। और केंद्र सरकार को ध्यान रखना, सहायता देने, कानूनी सहायता देने के लिए होता है, केंद्र सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, और इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता। चलिए मैं थोड़ा सा यहां महाधिवक्ता के बारे में बता देता हूं, आप ध्यान रखना। महाधिवक्ता के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, महाधिवक्ता का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 165 में है। संविधान का अनुच्छेद जो 165 है वो महाधिवक्ता के बारे में है। और महाधिवक्ता, देखो संविधान में वर्णन है, इसका मतलब ये क्या है? ये संवैधानिक पद है। ये पद क्या है? संवैधानिक है। लेकिन यहां मैं आपको दो चीज बता देता हूं। ये पद तो संवैधानिक है, लेकिन हमारे संविधान में ये जो महाधिवक्ता है, इनके बारे में दो चीजों का वर्णन नहीं है। एक तो इनके कार्यकाल का वर्णन नहीं है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। एक ये वर्णन नहीं है कि इनको वेतन भत्ता कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। इतना ही वर्णन है कि इनको उतना ही वेतन भत्ता मिलेगा जितना राज्यपाल क्या करेगा? निर्धारण करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो मैं वेतन भत्ते बता देता हूं, मैं 3 ऑप्शन बता रहा हूं, यहां 3 क्वेश्चन बता रहा हूं। राज्यपाल का जो वेतन भत्ता होता है उसका निर्धारण करती है दोस्तों संसद, और जो मुख्यमंत्री होता है या जो मंत्री होते हैं उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करता है विधानमंडल। विधानमंडल है, या राजस्थान में मैं कह सकता हूं विधानसभा। और जो महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल। देखो ये 3 क्वेश्चन है, ऐसे गलत हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन है और तीनों का अलग अलग है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, इसलिए वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद। मुख्यमंत्री के विधानसभा, और महाधिवक्ता के राज्यपाल। ये आप ध्यान रखना। तो मैंने महाधिवक्ता के बारे में बता दिया है, अनुच्छेद 165, और यहां महान्यायवादी अनुच्छेद 75। यह केंद्र सरकार को कानूनी सहायता देता है। और यह महाधिवक्ता होता है ना, यह ध्यान रखना, राज्य का सर्वोच्च, या मैं बोल सकता हूं प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च या प्रथम कानूनी अधिकारी होता है, यानी कानून सरकार को कानूनी सहायता देता है। और राज्य का पहला कानूनी अधिकारी या विधि अधिकारी या सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? आपका महाधिवक्ता। तो ये देखो, महाधिवक्ता के बारे में मैंने बता दिया, संवैधानिक पद है। इन दो चीजों का संविधान में वर्णन नहीं है। मतलब कुल मिला के ये बात राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। कार्यकाल का भी निश्चित नहीं है कि भाई 5 साल है, 4 साल है, जितना भी है। और वेतन भत्तों का भी निर्धारण नहीं है। और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य के जो हमारे पहले जो महाधिवक्ता थे वो थे जीसी कासनीवाल। राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन थे? जीसी कासनीवाल। ये पद भी देखो 1956 में राज्य में क्रिएट हुआ था। उस टाइम पहले महाधिवक्ता किनको बनाया था? जीसी कासनीवाल को। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया महाधिवक्ता। चलिए अब अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा? कि संविधान का जो अनुच्छेद है कौन सा? 153। 153 में क्या है? 153 में यह होता है कि राज्यपाल जो है ना, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। या तो यूं कह दो और या यूं कह दो कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है? राज्यपाल में निहित है। देखो संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। लेकिन वास्तविक प्रमुख नहीं है। राज्य की वास्तविक शक्ति, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में होती है? मुख्यमंत्री के हाथ में। लेकिन संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रमुख कौन है? राज्यपाल। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति
मुख्यमंत्री जिनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार होती है। मुख्यमंत्री जो है ना वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। तो यह आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और सेम ऐसी स्थिति केंद्र सरकार में है। संवैधानिक प्रमुख अभी आपने पढ़ा था अनुच्छेद 52 कौन थे? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं कार्यपालिका के? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, हाँ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति देखो, ये क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने बताया था भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? प्रश्न है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री परिषद हो, देखो मंत्री परिषद में सब बोल रहा हूं ना, उसमें मुख्यमंत्री भी आ जाएंगे और सारे मंत्री आ जाएंगे। मंत्री आपको पता है 3 कैटेगरी के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री। तीनों मंत्री और मुख्यमंत्री वो सब आ जाएंगे किसके अंतर्गत? संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। इन सब की जो नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। और सेम ये की है स्थिति केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार में चाहे प्रधानमंत्री और पूरे के पूरे मंत्री यानी मंत्रिपरिषद, उसकी नियुक्ति होती है संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 75 के तहत इसकी नियुक्ति होती है। तो हमारा क्वेश्चन है इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? 164 के अंतर्गत। अभी मैं इसका भी एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे आपने राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में ट्रिक पढ़ा, सेम ऐसा ही हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उनके बारे में अपन ट्रिक पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। इन एक्चुअली मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत होती है और इनकी नियुक्ति होती है संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो सेंटर वाले हैं उनकी। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये देखो आ गया ट्रिक। बहुत अच्छा प्रश्न है कि संविधान का जो अनुच्छेद है ना 164, अभी मैंने आपको बात बताई थी राज्यपाल वाले में और राष्ट्रपति वाले में थोड़ी सी ट्रिक की लंबी लाइन थी राष्ट्रपति की, थी ना। 2 अनुच्छेद एक्स्ट्रा थे, 55 और 57। इसमें भी थोड़ी सी ये मुख्यमंत्री की जैसे ट्रिक वाली लाइन है, तो ये प्रधानमंत्री की है, थोड़ी सी लंबी लाइन है, बाकी सेम टू सेम है। देखो मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164, इसमें अनुच्छेद 164(1), 164(2), 164(3), 164(4) ऐसे आएंगे और इसमें 75(1), 75(2), 75(3) ऐसे आएंगे। हाँ, छोटा सा ट्रिक है, देखो ये ट्रिक आप याद कर लो। क्या ट्रिक है भाई? इनकी नियुक्ति से संबंधित। निशा को शपथ दिलाकर हटा दिया, बहुत अच्छा ट्रिक है। देखो, अरे निशा कोई यहां अपना नाम से कोई मतलब नहीं है। निशा और 2 नाम याद करने पड़ेंगे आपको, निप्रसा, निशा और निप्रसा, ये तो याद करने ही पड़ेंगे। अब आपको पता है निशा नाम इजी है तो राज्य का हो जाएगा और निप्रसा थोड़ा हार्ड है, तो एक अक्षर यहां बढ़ गया प्रे वाला, तो वो सेंटर का हो जाएगा। निशा को शपथ दिलाकर हटा दिया परंतु वेतन दिया भाई। अरे पहले तो शपथ दिलाई, बाद में हटा दी, लेकिन क्यों भाई? आपको शपथ दिलाकर हमने राजी किया है ना, तो जितने दिन आप रही ना उसका वेतन आपको दे देंगे। वेतन बता तो हम देंगे। अरे अपा मान लो कि काम में लगावा और लगार भी हटा दिया, मान लीजिए वो 5 दिन रियो, तो भी आपा कहीं कहा देख भाई अब तो तू थारो आगे काम कर, लेकिन 5 दिन मांकन रियो अभी किला थारी वेतन बताने मजदूरी ले ले, थारो दूसरो काम कर। तो यहां निशा नाम से अपने कोई मतलब नहीं, अपना ट्रिक है कि निशा को शपथ दिलाकर हटा दिया परंतु वेतन दिया। देखो निशा, शपथ, हटा दिया और वेतन दिया, ये मेन अक्षर है। निशा, नी का मतलब होता है नियुक्ति। नी का मतलब क्या है? इनकी नियुक्ति। नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत होती है इनकी नियुक्ति। और शे या शाह, शाह का मतलब होता है भाई सामूहिक उत्तरदायित्व। बहुत मोस्ट शब्द है, मैं आपको बताऊंगा। सामूहिक उत्तरदायित्व है, इतना याद कर लो। 164(2) में होता है। शपथ, आपको ध्यान है कि मुख्यमंत्री है चाहे मंत्रिपरिषद है, शपथ दिलाई जाती है अनुच्छेद 164(3) के तहत। हटा दिया, हटा कब दिया जाता है वो अभी बताऊंगा। 164(4) में हटा दिया जाता है। और मुख्यमंत्री और
मंत्री परिषद के वेतन और भत्तों का जो निर्धारण है वो है अनुच्छेद 164(5) में। हुआ कि नहीं हुआ? देखो हटाते कब है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया या किसी को मुख्यमंत्री बना दिया। अपन देखते हैं जैसे मान लीजिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी, उस टाइम वो विधानसभा की सदस्य नहीं थी। तो संविधान में यह प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर सदन का क्या होना पड़ेगा? सदस्य। यदि वो सदन का सदस्य नहीं है तो वापिस उसको मंत्री है चाहे मुख्यमंत्री, उसको हटना पड़ेगा। यह बात कही गई अनुच्छेद 164(4) में कि भाई किसी भी व्यक्ति मंत्री परिषद में शामिल कर लिया, यदि वो 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो उसको हटा दिया जाता है। तो देखो नियुक्ति तो है इन सब की 164(1), सामूहिक उत्तरदायित्व है, यह मैं कभी अलग वीडियो में बताऊंगा आपको। सामूहिक उत्तरदायित्व है, से का मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व है 164(2), शपथ का मतलब 164(3) और हटा दिया 164(4) और इनको वेतन भत्ता मिलना 164(5). अब इसमें देखो निशा की जगह नाम आ गया भाई निप्रशा, शपथ दिलाकर हटा दिया परंतु वेतन दिया। तो यहां नी का मतलब वही बात है, नियुक्ति। नी का मतलब है नियुक्ति, और नियुक्ति होती है, अरे मैं यहां केंद्र के मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं, अनुच्छेद 75(1). प्र का मतलब एक शब्द यहां जोड़ा हुआ है, प्रसाद पर्यंत। अभी मैंने एक चीज एक जगह क्वेश्चन में बताया था, प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब है अनुच्छेद 75(2), यानी मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। और सा वही बात है, अब आगे सेम ही है। से का मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व है, अनुच्छेद 75(3). इनको शपथ दिलाई जाती है अनुच्छेद 75(4), और हटा दिया जाता है कब? अनुच्छेद 75(5) में। कब? यदि मंत्री बन जाता है या प्रधानमंत्री बन जाता है और 6 महीने तक सदन की सदस्यता नहीं ग्रहण करता है, चाहे कोई सा सदन हो, लोकसभा हो सकती है, राज्यसभा हो सकती है, तो उसको हटा दिया जाएगा। और वेतन भत्ते का निर्धारण है अनुच्छेद 75(6) में। तो ये याद कर लो भाई, निशा या निप्रशा, ये तो याद करना पड़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत है? चलो अपन आगे बढ़ते हैं, देखें। हाँ, ये आपका प्रश्न आ गया, राज्य मंत्री परिषद, बहुत अच्छा प्रश्न है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अभी मैंने ट्रिक में बताया था, यह तो रहा राज्य मंत्री परिषद, एक शब्द बोला मैंने सामूहिक उत्तरदायित्व है अनुच्छेद 164(2). चलिए अब आपको बताना ही पड़ेगा कि यह सामूहिक उत्तरदायित्व है क्या होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व का सीधा साग इतना ही मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक मंत्री है, प्रश्न को समझना, एक मंत्री है, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। उसके विरुद्ध क्या हो गया? अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। कोई मंत्री है और उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो संविधान में यह प्रोविजन है अनुच्छेद 164(2) के अंदर, अनुच्छेद 164(2) में यह प्रावधान है कि पूरे मंत्री परिषद को सामूहिक रूप से त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो देखो पूरी की पूरी जो मंत्री परिषद होती है, प्रश्न है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ध्यान दीजिए, वो उत्तरदायी होती है राज्य विधानसभा के प्रति। और मंत्री जितने भी होते हैं, यदि ऐसे प्रश्न आ जाएं, हालांकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है, वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो होते हैं राज्यपाल के प्रति, लेकिन सामूहिक रूप से वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत समझ में है क्या? यदि किसी एक मंत्री के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, मतलब पूरी सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा। यही सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है, और इसका वर्णन कहां है? संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अंदर है। चलिए, ये हुआ आपका सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। हां, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्यपाल राज्य के मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? देखो मंत्री में सीएम भी शामिल है भाई। सीएम भी एक्चुअली मंत्रियों का, ऐसे मान लो सदन का नेता होता है, मंत्रियों का सीनियर होता है वो, बाकी है वो भी मंत्री। संविधान में मुख्यमंत्री के बारे में ज्यादा प्रावधान नहीं है, 164 में है, 167 में है, इतना ही है, ज्यादा नहीं है। लेकिन
इनका बॉस कौन है, मंत्रियों का बॉस कौन है, सीएम है। तो यहां अपना प्रश्न है, इनको शपथ आपको पता है दिलाता कौन है, राज्यपाल। और किस अनुसूची के तहत, मैंने अभी एक प्रश्न बताया था, तो यहां किस अनुसूची के तहत दिलाई जाती है शपथ, तीसरी अनुसूची के तहत। और राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, इनके शपथ का प्रावधान आपको पता है अलग है, इस तीसरी अनुसूची में नहीं है। कहां है, संविधान के अनुच्छेद 159, केवल 69 और 60 इनके अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये आगे देखो, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्ते निम्न में से कौन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। मैंने देखो अभी क्वेश्चन बताया, ये आपको, ये अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, यहां देख लो, ये वेतन भत्ते वाला प्रश्न। ये रहा कि राज्यपाल के वेतन का निर्धारण कौन करता है, संसद। मुख्यमंत्री या मंत्री होते हैं, उनके लिए कौन करता है, विधानसभा या विधानमंडल बोल दो, राजस्थान में एक सदन है तो विधानसभा बोलेंगे। और महाधिवक्ता का वेतन भत्ता कौन निर्धारित करता है, आपका राज्यपाल। तो यहां अपना प्रश्न क्या है, अपना प्रश्न है यह सामूहिक उत्तरदायित्व हो गया, यह हो गया। अच्छा, यह शपथ वाला हो गया तीसरी अनुसूची, कि यह वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्ते हैं भाई, तो कौन निर्धारित कर देगा, राज्य की विधानसभा। हाँ, नेक्स्ट आ जाइए, देखें आप, निम्न में से राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे, मतलब मुख्यमंत्री नहीं बने थे। एक तो है देखो हीरालाल शास्त्री, ध्यान है, हीरालाल शास्त्री कौन थे, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। लेकिन वो क्या थे, मनोनीत, वो क्या थे, मनोनीत, न कि निर्वाचित। हरिशंकर बावड़ा, हरिशंकर बावड़ा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे थे, हो गया। और रघुकुल तिलक, ये कौन है, अरे ये न तो मुख्यमंत्री थे, ये न मंत्री थे, न उप मुख्यमंत्री थे, ये राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। अभी मैंने एक ट्रिक में बताया था कि संपूर्ण त्याग करने से तिलक को चैन मिला, यही है वो तिलक, रघुकुल तिलक। और टिक्काराम पालीवाल, ये आपको पता है राजस्थान के पहले निर्वाचित जो सीएम बने थे वो कौन थे, टिक्काराम पालीवाल। तो अब आप देख लो, ये प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नहीं रहे, मुख्यमंत्री का मतलब देखो, हीरालाल शास्त्री रहे और टिक्काराम पालीवाल रहे, तो नहीं रहे, एक तो 2 एक 3, तो 2 और 3 किस में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। हाँ, मुख्यमंत्री के बारे में अपन देखते हैं, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, आपको मैंने अभी बताया हीरालाल शास्त्री। और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, जय नारायण व्यास। जय नारायण जी व्यास क्या थे, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। और जय नारायण जी व्यास ही निर्वाचित और मनोनीत दोनों रहे थे। देखो, मनोनीत मुख्यमंत्री राजस्थान में 3 रहे थे। सबसे पहले तो बन गए कौन, टिक्काराम पालीवाल, नहीं सॉरी, ये हीरालाल शास्त्री, फिर आगे CS वेंकटाचारी, फिर आगे जय नारायण व्यास, फिर हुआ चुनाव, तो चुनाव होने में कौन में, टिक्काराम पालीवाल, और बाद में वापिस कौन आ गए थे, जय नारायण जी व्यास। तो जय नारायण जी व्यास निर्वाचित और मनोनीत दोनों रहे थे। अब एक क्वेश्चन है, सर्वाधिक कार्यकाल तक कौन रहे थे, मैंने आपको बता रखा है कौन रहे थे, मोहनलाल जी सुखाड़िया। मोहनलाल जी सुखाड़िया राजस्थान में 17 वर्ष से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। और न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा, हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा, इनका कार्यकाल क्या रहा था, न्यूनतम। तो ये 5 प्रश्न याद कर लेना। पहले मुख्यमंत्री, कई बार प्रश्न आ जाता है राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, अब वो न तो मनोनीत लगाता है न निर्वाचित लगाता है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। लेकिन सुनना, कई बार हीरालाल ऑप्शन में नहीं होता और उनकी जगह ऑप्शन में होता है कौन, टिक्काराम पालीवाल, तो अपने को ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 और 3। हाँ, ये देखो महाधिवक्ता के बारे में आ गया। राज्य महाधिवक्ता का पद होता है, अभी मैंने बताया था, आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता का है, संविधान में वर्णन है, इसका मतलब आपको पता है ये संवैधानिक पद है। संवैधानिक वो होता है जिसका वर्णन संविधान में होता है। और राज्य का पहला सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता।
हाँ, अब देखो, राज्य का महाधिवक्ता जो कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, कि वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता? अभी मैंने बताया कि राज्यपाल का कौन करता? संसद। राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्रियों का कौन करता? विधानसभा या विधान परिषद। और तीसरा ऑप्शन है महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, मैंने जो प्रश्न आज उठाए हैं आप समझ गए होंगे। देखो, राज्यपाल के बारे में चल रहे हैं, मंत्रिपरिषद के बारे में चल रहे हैं और महाधिवक्ता के बारे में चल रहे हैं। ये तीन टॉपिक मैंने मुख्य रूप से उठाए हैं। हाँ, ताकि इन तीनों के बारे में पूरा, ये तीन टॉपिक का मतलब है मैंने पूरे के पूरे टॉपिक क्लियर करवा दिए। बहुत कोई एक दो टॉपिक ऐसे बच्चे होंगे जो आपको अगले वीडियो में बता देंगे, बाकी सारे के सारे मेन पॉइंट यहां मैंने क्लियर करवा दिए। महाधिवक्ता के बारे में प्रश्न है, असत्य कथन कौन सा है? तो देखो, राजस्थान का महाधिवक्ता का कार्यालय या पद 1956 में आया, मैंने अभी बताया था 1956 में आया था। ये जो महाधिवक्ता है ये 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में स्थापित हुआ था। और राजस्थान के पहले महाधिवक्ता कौन थे? जीसी कासलीवाल, अभी मैंने बताया। तो ये क्वेश्चन भी राइट है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की बैठक में भाग नहीं ले सकता। यहां क्लियर कीजिए भाई, महाधिवक्ता जो होते हैं ना, महाधिवक्ता विधानमंडल की, सुनो, बैठक में भाग ले सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं, बैठक में भाग भी ले सकते हैं, बैठक में चर्चा भी कर सकते हैं, सरकार का पक्ष भी रख सकते हैं, लेकिन खास बात है, याद रखना, वो मतदान नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते। बाकी विधानसभा के सदस्य को जितनी शक्तियां होती है उतनी की उतनी संविधान में प्रावधान है, इनको होती है। तो बैठक में भाग नहीं ले सकता, बैठक में भाग ले सकता है, इसका मतलब ये क्या हो गया? असत्य हो गया। राजस्थान महाधिवक्ता की मुख्य पीठ जयपुर में है, जयपुर में नहीं है भाई। मुख्य पीठ कहां है? मुख्य पीठ है जोधपुर में। महाधिवक्ता की भी मुख्य पीठ कहां है? जोधपुर में। और खंडपीठ कहां है? जयपुर में। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत। तो यहां असत्य कथन पूछा है तो असत्य हो जाएगा 3 और 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? मतलब मुख्यमंत्री अध्यक्ष किसका नहीं होता? या देखो, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष तो होता ही है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री देखो, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। राज्य की जो आयोजना समिति होती है उसका अध्यक्ष होता है, तो ये तो होता है। नीति आयोग का सदस्य होता है। देखो, नीति आयोग का अध्यक्ष तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष, यह बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां है? यह है उदयपुर के अंदर, और इनका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। और अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद याद होगा, संविधान का अनुच्छेद 263, संविधान का अनुच्छेद 263 जो है ना, अंतरराज्यीय परिषद है। और मुख्यमंत्री उसका भी क्या होता है? सदस्य होता है, अध्यक्ष नहीं होता। तो हमारा प्रश्न है पद नहीं है, नहीं का मतलब यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष, क्योंकि इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में निम्न में से किस मुख्यमंत्री के समय सर्वाधिक, प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री के समय सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा? ये तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था, क्या? मोहन में जोश बेरू ने भरा, कि भाई राजस्थान में निम्न में से किस मुख्यमंत्री के समय सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो मोहनलाल सुखाड़िया थे और जोशी हरदेव जोशी थे। बेरू ने भरा, बेरू सिंह शेखावत 2 बार थे, तीसरे में और चौथे में। तो यहां अपना आंसर हो जाएगा बेरू सिंह जी शेखावत। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहां आपको करने में तो यहां 20 क्वेश्चन की मैं स्लाइड लेकर आया हूं, लेकिन मैंने 20 क्वेश्चन का मतलब है इनके इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे मैंने प्रश्न आपको बता दिए हैं। तो ये प्रश्न जो अभी आपने तरीका पढ़ा है, जो मैं यहां अपडेट लेके आया हूं, यदि ये आपको पसंद आती है तो आप कमेंट करिए।
और आप ये चाहते हो कि सर पढ़ाने का तरीका ये रखो और हमें प्रश्नों का तरीका थोड़ा इस टाइप से करो, और यदि वो मेरे को ठीक लगेगा तो मैं उस हिसाब से भी आपको आगे अगले जो पार्ट 2 होगा उसमें इस हिसाब से भी तैयारी करूंगा। तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।